हेलो दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा चहल एकेडमी पर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री की उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के इतिहास की, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, चाहे वो एंशियंट की बात हो। उत्तर प्रदेश एक्चुअली में एंशियंट इंडिया में नॉर्थर्न इंडिया के नाम से, नॉर्दर्न उत्तरी प्रदेश के नाम से, मतलब पूरा का पूरा अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें और साउथ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो सर्वाधिक प्रॉस्पर हुआ और बहुत सारे कल्चर, सिविलाइजेशन, बहुत सारी डायनेस्टीज ने उत्तर प्रदेश को अपना सेंटर हेड बनाया। में से इसको बिल्कुल प्रिंसिपल लेवल पर रखते हुए इन्होंने अपने इंपीरियलिज्म को, इन्होंने अपने किंगशिप को, प्रोविंसेस को, अपने किंगडम, एम्पायर या रियलम, जो भी आप कहना चाहें, उत्तर प्रदेश हमेशा से मुख्य में रहा है अगर उत्तर भारत की बात करें तो। क्योंकि उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य ना होकर, एक प्रोविंस ना होकर, कई प्रोविंसेस का कलेक्शन रहा था। उत्तर प्रदेश में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ कुछ अंश मध्य प्रदेश का भी जोड़ा गया था। इन सारे बड़े एरिया को ही मिलाकर प्राचीन काल में नॉर्थ इंडिया कहा जाता था। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के एग्जिस्टेंस की बात करें, तो इसका एग्जिस्टेंस एंशियंट इंडिया के साथ साथ मिडाइवल में, साथ ही साथ आप उसको मॉडर्न सेक्शन पे भी और प्री मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न में भी आपको इसको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब इतिहास के टर्म में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। आइए उत्तर प्रदेश को शुरू करने से पहले, उसके इतिहास को शुरू करने से पहले हम ये जानें कि इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्राचीन एंशियंट काल की बनाई हुई भी आर्कियोलॉजिकल चीजें दिखेंगी, मिडाइवल और मॉडर्न के साथ साथ स्टोन एज के समय से उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो सबसे पहले इतिहास को समझने के लिए हम ये समझेंगे कि आखिर कितने तरह से इतिहास को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो बता दूं मैं, हिस्ट्री को क्लासिफाई किया जा सकता है 3 तरीके से, जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल। प्री हिस्ट्री में याद रखिएगा, ना ही कभी कोई चीज लिखी गई, और जब लिखी नहीं गई तो ना ही हम उसे पढ़ सकते। तो क्या उत्तर प्रदेश का इतिहास प्री हिस्टोरिक पीरियड के समय से चलता आ रहा? तो बिल्कुल हाँ, और यहीं से हमारी क्लास उत्तर प्रदेश की शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में जो बहुत सारी ऐसे स्टोन्स मिले स्टोन एज के समय के, जिस समय में किसी भी तरह की लिखने की कला विकसित नहीं थी, किसी तरह की स्क्रिप्ट, किसी तरह की भाषा नहीं प्रयोग हुआ करती थी। वो आदिवासी काल हुआ करता था। उस समय में जावा मानो, पेकिंग मानो, निएंडरथल, क्रोमैग्नान, ऑस्ट्रोलाइट, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, तरह तरह के ऐसे जानवर, फिर आगे चलकर होमोनिड, फिर होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, उसके अलावा चलकर बहुत सारे लोग समय के साथ उत्तर प्रदेश में विकसित होते गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तरह तरह की नदियां पाई जाती हैं और ज्यादातर सभ्यताएं नदियों के कारण, नदियों के पास में ही विकसित होती, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी कोई अस्तित्व था। तो बिल्कुल हाँ, वो उत्तर प्रदेश के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी साइट्स आज भी हैं जहां पर खुदाई करने पर स्टोन एज, वो भी पैलियोलिथिक, प्री पैलियोलिथिक के समय की भी चीजें हमें देखने को मिलती। याद रखेंगे, जो चीजों के साक्ष्य ना ही कभी लिखे गए ना ही कभी पढ़े गए, उसको हम प्री हिस्ट्री में रखते हैं। इतिहास का दूसरा टर्म है प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हम आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। इसको ऐतिहासिक कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक, इसे हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक, और इसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक, जिसका नाम होता है प्रोटो हिस्ट्री। इस हिस्ट्री में बहुत सारे रिटन साक्ष्य मिले तो, लेकिन हम इसको डेसिफर नहीं कर पाए, इनको डीकोड नहीं कर पाए, हम उनको पढ़ ही नहीं पाए। ऐसी चीजों को हम प्रोटो हिस्ट्री में रखते हैं। तो इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ न्यूलिथिक का पार्ट और साथ ही साथ कुछ वैदिक कल्चर की संस्कृति ऐसी रही है जिसको उत्तर प्रदेश से संबंधित करते हुए हम इंडिया के स्तर पर कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश इन 3 सभ्यताओं के साथ भी डेवलप हो रहा था। तो अगर स्टोन एज मिला है तो डेफिनेटली इंडस वैली सिविलाइजेशन
और वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर के भी सेक्शंस मिलेंगे। लेकिन उनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन को, नियोलिथिक पोर्शन को और साथ ही साथ हमारे वैदिक कल्चर के शुरुआती दौर के, अर्ली वैदिक कल्चर के कुछ अंश को प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया, क्योंकि इनकी भाषाएं हम लिखी तो गई लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। जैसे कि ब्रुस्टोफेदोन भाषा, ब्रुस्टोफेदोन भाषा एक पिक्टोग्राफिक भाषा है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यूज करते थे। उत्तर प्रदेश के एरियाज में उस भाषाओं को हम लोगों ने एक्सकेवेट करके निकाला, लेकिन फिर भी अभी हम उसको पढ़ नहीं सके हैं, जिसकी वजह से हमने उत्तर प्रदेश के कुछ अंश के, इतिहास के कुछ अंश को हमने कहां पर रखा, प्रोटो हिस्ट्री में रखा। फिर आता है तीसरा इतिहास जो सबसे ऑथेंटिक और सबसे जेन्युइन माना जाता है, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। इस समय में सारी चीजें लिखी भी गई और इस भाषा को हम पढ़ भी सकते हैं, इसलिए इसको इस तरह के इतिहास में रखा जाए। ठीक है, तो आगे चलकर लेटर वैदिक कल्चर और वैदिक कल्चर के बाद के जितनी भी चीजें आए, चाहे वो विदेशी यात्रियों का विवरण हो, मतलब उनके अकाउंट्स हो, या उनके द्वारा लिखी हुई किताबें हो, अपने देश में रहे हुए लोगों के द्वारा अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई किताबें हो, या किसी भी तरह की ऐसी साक्ष्य जिसे हम पढ़ सकते हैं, उसको हम हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे क्षेत्र मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे सेक्शन मिलेंगे जो हिस्टोरिक पीरियड को भी कवर अप करते हैं। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश का इतिहास एक बहुत बड़ा और प्राचीन इतिहास है, जिसमें स्टोन एज सबसे शुरुआती दौर मानी जाती है। तो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे बहुत सारे जो है क्षेत्र, बहुत सारे ऐसे एरियाज मिले हैं जहां से स्टोन एज के साक्ष्य मिलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का क्रमबद्ध अध्ययन, एक क्लासिफाइड वे में, एक समझ लीजिए कि उसको क्रोनोलॉजिकल स्टडी के रूप में हम उसको आगे लेकर चलें। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आखिर उत्तर प्रदेश के एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम इसकी सिविलाइजेशन, उत्तर प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री में क्या महत्व थी कल्चर के रूप में, उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए हम उसकी एंशिएंट सिटीज पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसके 6 से 8 पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए हम केस स्टडी करेंगे। जब भी हम किसी इतिहास के किसी अंश का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसके सोशल लाइफ को, हम उसके पॉलिटिकल लाइफ को, साथ ही साथ उसकी इकोनॉमिकल लाइफ को ध्यान रखें। रिलीजियस अप्रोच हमारा होना चाहिए किसी भी इतिहास को पढ़ते समय, कल्चरल अप्रोच होना चाहिए, साथ ही साथ उसका विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर क्या रोल, जियोग्राफिकल लेवल पर क्या उपयोग रहा, वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसी विकसित हो रही थी, वहां का क्लाइमेट या फिर इन्वायरमेंट कैसा रहा, क्या यहाँ के लोग किसी आर्ट और किसी क्राफ्ट में भी इन्वॉल्व हुआ करते थे। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश के एंशिएंट पोर्शन को कवर अप करते हैं, जो शुरू होता है हमारे स्टोन एज से। स्टोन एज एक ऐसा एज है जिसमें हमने पत्थरों का ज्यादा उपयोग किया, और बड़े पत्थर। स्टोन एज की भी अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश को स्टोन एज के क्लासिफिकेशन में अगर हम बांटें तो 3 भागों में बांटा जाए, तो क्या उत्तर प्रदेश में आपको एंशिएंट में, पैलियोलिथिक में, प्री पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, और साथ ही साथ क्या है अपर पैलियोलिथिक, साथ ही साथ मेसोलिथिक और नियोलिथिक, क्या सारे तरह के औजारों के या उनके साइट्स के साक्ष्य मिलते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। और वहीं से हमारी क्लास शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन के बारे में। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश का प्री पैलियोलिथिक या प्री हिस्टोरिकल एज। तो बताएंगे प्री हिस्टोरिकल एज में इसको रखने का ये मतलब कि जैसा कि मैंने पीछे बताया, से लिखित साक्ष्य भी नहीं मिले और ना ही हम पढ़ पाए। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू होता है प्री हिस्टोरिक एज से। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इसलिए कहा गया कि ना ही इसको कभी लिखा गया और ना ही कभी इसको पढ़ा गया, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है कि उत्तर प्रदेश ही क्यों सभ्यता के लिए विकसित होने की एक जगह मिली। आर्यों का आगमन उत्तर प्रदेश वाले एरियाज को क्यों कवर अप करता है? आखिर उत्तर प्रदेश इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे आया? उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर वाला सेक्शन काफी प्रसिद्ध रहा है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंश है। और भी ऐसी बहुत सारी संस्कृतियां उत्तर प्रदेश में विकसित हुई हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं
कि उत्तर प्रदेश की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन के कारण एंशियंट टाइम से लेकर मिडाइवल और मॉडर्न तक में यहाँ पर लोगों को आगमन करने का बहुत अच्छा अवसर मिला, क्योंकि यहाँ का प्लेन नॉर्दर्न प्लेन मैदान है, प्लेन के रूप में, नॉर्दर्न प्लेन के रूप में जाना जाता है, और फर्टाइल है, और ये बिल्कुल इंडिया के मध्य में पड़ता है, इस वजह से इसका नाम मध्य देश है। और इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और मैदानी फर्टिलिटी होने के कारण, ठीक है, एंशियंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक इसका एक इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। मध्य देश के अलावा इसको हम क्या कहते हैं, मध्य देश या मध्यादेश देशा के नाम से भी ये जाना जाता है। याद रखिएगा, इसकी पोजीशन इतनी अच्छी है कि इसके उत्तर में, नॉर्थ में आपका शिवालिक है, उसके नीचे ग्रेट प्लेन है, और उसके नीचे विंध्याचल पर्वत का पोर्शन है। अगर हम इसको ऐसे क्लासिफाई करें तो ये 3 लेयर्स में क्लासिफाइड है, अर्थात यहां पर बड़े बड़े माउंटेन्स भी मिलेंगे, यहां पर हिली एरियाज भी मिलेगा, यहां पर बहुत सारी रिवर एंड पॉन्ड्स मिलेंगी, नेचुरल तरीके से आपको यहां पर प्लेटू भी मिल जाएंगे, और तो और यहां पर बड़े अच्छे फर्टाइल प्लेन्स भी मिलते हैं। और यही सारी चीजें उत्तर प्रदेश को छोटा इंडिया, लिटिल इंडिया के नाम से भी संबोधित करना गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्वेडर्स इंडिया में आए, इनको यहां पर ऐसा क्या दिखाई दिया, तो इसकी पोजीशन, इसका लोकेशन रहा है, इसकी फर्टिलिटी, इसका लोकेशन रहा है, इसका एक ग्रेट प्लेन वाला पोर्शन उत्तर प्रदेश की एक बड़ी अच्छी स्पेशलिटी रहा। याद रखेंगे, इसी वजह से ज्यादातर इन्वेडर्स यहां पर आए और आकर अपनी सभ्यता विकसित करी, यहीं पर रह गए और बड़ी बड़ी डायनेस्टीज बनाई। स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी टू द ईस्टर्न स्टेट, द हिस्ट्री इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लाइन पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य न होकर पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंडिया कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत को विंध्याचल पर्वत 2 भागों में बांटता है, नॉर्दर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया। तो ऊपर वाला पोर्शन कोई छोटा उत्तर प्रदेश नहीं था, क्योंकि इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भी ऐसे बड़े एरियाज कवर अप हो जाते थे, जिसकी वजह से ये 5 से 6 राज्यों का हब होता था। आगे चलकर अंग्रेजों ने इसको लिमिटेड कर दिया, इसका एरिया फिक्स कर दिया पॉलिटिकली, लेकिन अगर हम फिजिकली चलें तो उत्तर प्रदेश लगभग उत्तर भारत के सारे पोर्शन को कवर अप करता था। पहाड़ी इलाकों को छोड़ दो, नॉर्दर्न ईस्टर्न पोर्शन, 7 सिस्टर्स को छोड़ दो, तो ये पूरा पोर्शन ही उत्तर प्रदेश कहा जाता था, जो कि नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस इतिहास में बहुत ज्यादा बढ़ गया। सारी सभ्यताएं विकसित हुई नदियों के किनारे, तो उत्तर प्रदेश भी नदियों का गढ़ था, गंगा यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज का आब था। इसी वजह से यहाँ पर फर्टिलिटी और कल्चर, सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से क्षेत्र, एरियाज हैं जो स्टोन एज के समय में काफी फेमस हुए। तो उन एरियाज के नाम आपको याद रखने हैं। खास तौर पे यहाँ पर हमें क्या मिलता है, हथियार, टूल्स, वेपन्स नहीं, टूल्स। टूल्स और वेपन्स में बहुत अंतर होता है। वेपन्स हमेशा चोट पहुंचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, टूल्स हमेशा किसी काम को सरल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमें बहुत तरह के टूल्स के डेवलपमेंट मिले, जैसे हमें मिर्जापुर, सोनभद्र, क्या मिले, बुंदेलखंड वाला पोर्शन, तराई नहर, प्रतापगढ़, ये सारी जगहों पर हमें पुरानी सभ्यता के बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले जो ये दिखाते हैं कि पैलियोलिथिक का भी पहले वाला पोर्शन, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और नियो अपर पैलियोलिथिक के साक्ष्य इन जगहों से हमें मिले। अगर केवल पैलियोलिथिक की बात करें तो बहुत सारी ऐसे साइट्स हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में हमें औजार बनाने वाले इंडस्ट्रीज, औजार बनाने वाली जगह, नदी घाटी के बगल में सभ्यता और भी ऐसे कुछ साक्ष्य मिले, जैसे पॉलिश्ड वेयर और के पॉटरी वेयर्स। इसके अलावा नॉर्दर्न सेक्शन पे हमें नॉर्दर्न वेस्टर्न पॉलिश्ड वेयर्स मिले। आपने सुना होगा ब्लैक और रेड कलर के पॉलिश्ड और पॉटरी वेयर्स हमें मिले। तो ये सारी चीजें नियोलिथिक के दौर में
या नियोलिथिक या पैलियोलिथिक कह लो, इसके दौर में हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। तो ये क्षेत्रों के नाम आपको याद होने चाहिए। मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, सराय नाहर के साथ प्रतापगढ़ वाला सेक्शन भी। और ये अगर हम बात करें तो इन जगहों में हमें आलमगीरपुर, सुबुरबन, साथ ही साथ मेरठ और भी ऐसे साइट्स मिले जो हड़प्पन कल्चर को कवर अप करता है। हड़प्पन कल्चर की बात करें तो इसी को हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सिंधु नदी के सामने विकसित हुई। इसके आलमगीरपुर वाला पोर्शन जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इस सभ्यता का रहा है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर आपसे पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहां पर है तो बताएंगे उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर आपका इसका सेक्शन पड़ता है। तो हमने हड़प्पा सभ्यता में भी इसका जो है कुछ अंश देखा। हमने क्या देखा कि पैलियोलिथिक के एज में भी इसका कुछ अंश है। आगे चलकर हम देखते हैं काशी, जो कि 16 महाजनपद का एक अंश माना जाता है। कौशल, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश वाले इलाके में ही आते थे। तो आगे जब पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज भी शुरू हो जाती है, राजाओं का इंपीरियलिज्म शुरू हो जाता है, उस समय भी उत्तर प्रदेश देखने को मिला। हमने देखा स्टोन एज में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, हमने देखा वैदिक कल्चर में आर्यों का आगमन, और लेटर वैदिक कल्चर अर्थात 16 महाजनपद में हमने देखा उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले मगध साम्राज्य में जीते जा रहे, मिलाए जा रहे, और ये सारे जनपद मिलकर महाजनपद बना रहे। आगे चलकर हमने देखा मौर्यंस और गुप्ताज के ड्यूरेशन में भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र उनके साम्राज्य के एक अंश बन जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंस हमें बहुत ही क्लियर शब्दों में समझ में आई। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और किन किन पहलुओं से हमारे लिए जरूरी है। जैसे इन सारे साक्ष्यों को देखकर समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश का अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होगा। साथ ही साथ बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, जियोग्राफी के अध्ययन करने वाले, उनके केस स्टडी करने वाले एक्सकेवेटर्स ने हर तरीके से प्रूव कर दिया। उत्तर प्रदेश से कॉइन्स मिले, उत्तर प्रदेश से सील्स मिले, उत्तर प्रदेश से पॉटरी मिली, उत्तर प्रदेश से आर्किटेक्चर मिले, स्कल्पचर्स मिले, किताबें मिली, लिटरेचर। इन सारी चीजों ने प्रूव किया कि उत्तर प्रदेश का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, और इसको माना भी हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाओं। चलिए हम देखते हैं कि क्या ह्यूमन के स्केलेटन्स, क्या यहाँ पर केवल हमें पॉटरी, क्वाइंस, नॉन लिविंग थिंग्स ही मिली, क्या हमें कोई लिविंग थिंग्स नहीं मिली? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिले हैं, जहां से हमें मनुष्य के रहने के साक्ष्य मिले, क्योंकि हमें वहां से उनके स्केलेटन्स मिले। जैसे सराय नाहर राय और साथ ही साथ महादहा, ये दो ऐसी जगह उत्तर प्रदेश में है जो कि प्रतापगढ़ के आसपास मिलती हैं। इससे पता चलता है कि आज से कई हजार साल पहले यहाँ पर माइक्रोलिथ के लोग भी मिले, मतलब स्टोन एज के सबसे अंतिम दौर का जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यताओं के साथ, उस समय के भी लोग हमें उनके डेड स्केलेटन के रूप में भी मिले। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का स्टोन एज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ एक क्रम बना हुआ है, और यहाँ पर हर तरह की चीजें जो इतिहास के एक्सकेवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहां से मिल रहा। Historians have still not been satiated by what has been so far discovered from the state of उत्तर प्रदेश। इसका मतलब कि आज भी हिस्टोरियंस उत्तर प्रदेश में खुदाई करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहां काम कर रही, और भी नई नई चीजें ढूंढती जा रही। जैसे अभी सिंगरौली में एक बहुत बड़ा केस स्टडी आया और पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी सभ्यता विकसित हो रही, अभी इस पर काम चल रहा। और तो और आपने देखा होगा कभी नेटफ्लिक्स पर मनोज वाजपेयी ने सिंगरौली को लेकर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री केस स्टडी के साथ, एनिमेशन के साथ समझाई, और बताया कि जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत बड़ी सभ्यता अपने पाकिस्तान और उधर बलूचिस्तान साइड नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पे डेवलप हो रही थी, उसी तरीके से अपने उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ी सभ्यता विकसित हुई। अभी उस पर केस स्टडी चल रही, डिटेल्स पता किए जा रहे, ऑथेंटिसिटी पता कर रही,
कुछ दिनों में आपको उसके बारे में उत्तर प्रदेश की एक अलग सभ्यता के रूप में विकसित पूरा का पूरा केस स्टडी डॉक्यूमेंट्री आपको देखने को मिलेगा। मैं उसको आपके सामने उन लोगों से पहले लेकर आऊं। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के और भी कोई जिले हैं जिनको याद करना इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगा? तो बताएंगे हाँ, बहुत सारे ऐसे रीजन ऑफ रिसोर्सेज से पता चलता है कि यहाँ के क्षेत्र जैसे कि जाजमऊ कानपुर, फजील नगर देवरिया, क्या है हुसलखेरा लखनऊ, साथ ही साथ भितरगांव राजघाट वाराणसी का, ये भी इतिहास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अभी बहुत सी ऐसी चीज उत्तर प्रदेश में छुपी हुई हैं जिनको हमें क्या करना है, अनरेवल करना है। अभी भी अनरेवल है, अभी भी मिस्टीरियसली छुपी हुई है, जैसा कि मैंने आपको उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्लास में बने रहना है और चीजों को ठीक से समझना। आइए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का अब जो मेन केस स्टडी शुरू होता है वो क्या है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश के इतिहास की ओरिजिन बताई और ये बताया कि उत्तर प्रदेश एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न चारों जगहों से कवर अप किया जाएगा। 1857 की क्रांति भी उत्तर प्रदेश में हुई। आजादी के समय में उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आजादी के बाद भी उत्तर प्रदेश रोल प्ले किया। हरित क्रांति में भी उत्तर प्रदेश का रोल था। मिडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बहुत बड़े एरियाज उत्तर प्रदेश से ही संबंधित थे। और अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पर आते हैं तो हमें स्टोन एज से मिलना शुरू हुई। स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक कल्चर, 16 महाजनपद, उसके बाद मौर्यन और गुप्ताज के लोगों को हम ध्यान से केस स्टडी करें तो हमें उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंस क्लियरली समझ में आ जानी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक उत्तर प्रदेश का स्टोन एज का सबसे पहला सेक्शन। स्टोन एज को एक्चुअली अगर हम देखें ये स्टोन एज को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है तो बताएंगे कि सर स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा जाता है और उत्तर प्रदेश को हम ध्यान में रखते हुए इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। पैलियो लिथिक। पैलियो मतलब होता है काफी पुराना, लिथिक मतलब होता है पत्थर। फिर होता है मेसोलिथिक। मेसो का मतलब होता है मध्य समय का पत्थर और आता है फिर नियोलिथिक। नियो का मतलब होता है नया पत्थर। बहुत पुराने पत्थरों का दौर पैलियोलिथिक कहा जाता है। उस समय में भी उत्तर प्रदेश के बहुत सी साइट्स आपको याद करवाऊंगा। फिर हम इसका मेसोलिथिक का सेक्शन देखेंगे और इसके बाद हम इसके नियोलिथिक के एरिया को कवर अप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो अर्थात उत्तर प्रदेश में इन तीनों प्रकार के क्षेत्र मिले, मतलब पैलियोलिथिक के भी साइट्स मिले, उनके औजार मिले, उनकी संस्कृति मिली, उनके अवशेष रेलिक्स पार्ट्स मिले। मेसोलिथिक में भी उत्तर प्रदेश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उनके औजार हथियार मिले और नियोलिथिक के भी वो जगहें आपको बस याद रखनी। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं पूछते। जो भी क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में यही क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा पैलियोलिथिक एज अगर हम बात करें तो ये कम से कम 2 लाख मिलियन बीसी पहले से लेकर 10,000 बीसी तक का एक बहुत बड़ा एज कवर अप करता है। मतलब कुछ नहीं तो इस एज को अगर और से जेन्युइन तरीके से समझे तो ये कम से कम 50 लाख साल तक, ठीक है, 50 लाख साल तक आदमी केवल और केवल क्या था, आदिवासी था, हंटिंग और गैदरिंग का काम किया करता था। उस समय इवोल्यूट हो रहा था। कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति समुद्र से हुई। समुद्र में एक कोश की जीव होते हैं, एक कोश की जीव ही बहुकोश की जीव बने, यूनिसेल्युलर से मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर से ही आगे चलकर क्या हुए, एम्फीबियंस बने, उभयचर, और उभयचर जमीन से बाहर बड़े आए और बड़े लेवल पर फैलते गए। तो यही आगे चलकर वन मानुष, जिनको हम गिब्बन, मंकी, चिंपैंजी या गोरिल्ला अलग अलग नामों से जानते हैं, इन्हीं के वंशज हैं। आगे चलते हुए इनके अंदर सुधार आया, इनकी कॉर्डेटा सीधी होती गई। जो झुककर चलते थे 2 पैरों पर चलने शुरू किए, जिनको हमने कहा होमोनिड, क्योंकि बिल्कुल सीधे हो गए इसलिए इनको कहा होमो इरेक्टस, और यही होमो इरेक्टस आगे चलकर होमो सेपियंस के रूप में बदले। और उत्तर प्रदेश में ये दौर देखा, उनके जंगलों ने, उनकी नदियों ने, उनकी हवाओं ने ये दौर देखा। एक साक्ष्य, एक गवाह के रूप में उत्तर प्रदेश हमारे सामने आज भी। सोचिए उसकी इंपॉर्टेंस, जिसने हमें आदमी बनते देखा, कितनी इंपॉर्टेंस इसकी हो जाती है सिविल में। इसीलिए उत्तर प्रदेश को स्पेशली हमें डिटेल पढ़ना पड़ता है। चलिए खैर बात करेंगे कि पैलियोलिथिक की बात कर लें या कॉपर स्टोन एज की बात कर लें या स्टोन एज की ही केवल बात कर लें या केवल कॉपर एज की ही बात करें,
उत्तर प्रदेश शुरू से ही क्या है, इंपॉर्टेंट रहा है। खास तौर पे मेरठ वाला पोर्शन और सहारनपुर वाले पोर्शन में आपको पैलियोलिथिक के बहुत सारे साइट्स देखने को मिल जाएंगे। मेजर साइट्स अगर हम बात करें तो बेलन वैली इलाहाबाद में किसने एक्सकेवेट किया है, तो बताएंगे जी.आर. शर्मा ने, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़े क्या रहे, वो प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने बेलन घाटी निकाली, बेलन वैली, ये बताया कि एक बेलन नाम की वैली है, वो जगह है जो नदियों के पास का इलाका है। उस एरिया में ही सबसे पहली बार पैलियोलिथिक में उत्तर प्रदेश में लोग विकसित हुए। वहां पर रुके, उन्होंने वहां पर अपने औजार बनाए, हथियार बनाए, वहां पर बर्तन बनाए और भी ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने पैलियोलिथिक एज में की। मतलब इंसान जिस समय आदिवासी था फिर भी उसे पॉटरी बनाने और तरह तरह के स्टोन्स के माध्यम से टूल्स बनाने का नॉलेज था। उस समय IQ इतनी डेवलप हो रही थी। हंटर गैदरर हुआ करते थे, एग्रीकल्चरिंग नहीं जानते थे, एनिमल हस्बेंड्री नहीं जानते थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन करना नहीं जानते थे, किसी तरह की लिखावट, पेंटिंग या किसी भी और चीजों का ज्ञान नहीं था। लेकिन इतना ज्ञान था कि नदियों के पास रहना है, बर्तन बनाने हैं, पॉटरी, और साथ ही साथ टूल्स बनाने हैं ताकि हम बड़े पत्थरों से बिना शार्प, बिना पेंटेड, बिना फलक वाले पत्थर बनाकर जानवरों को मारने का। उस समय से उत्तर प्रदेश जानता है कि आदमी हुआ करते थे। कौन सा एरिया बताया मैंने, तो ये एक संस्कृति के रूप में विकसित हुआ बेलन संस्कृति के नाम से इलाहाबाद में सबसे पहले। इलाहाबाद एक ऐसी जगह है जहां आगे चलकर कोल्डिहवा नाम की जगह से सबसे पहले राइस कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्य अगर हमें सबसे पहले मिले हैं तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोल्डिहवा से हमें पहली बार एग्रीकल्चरिंग के भी साक्ष्य मिलते हैं, बट ये पैलियोलिथिक में नहीं मिलता, ये आगे चलकर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का पैलियोलिथिक में अगर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पैलियोलिथिक सेक्शन में सिंगरौली, जिसका नाम मैंने अभी लिया था कि सोनभद्र में सिंगरौली वैली भी है, और इसी की डॉक्यूमेंट्री की बात मैंने आपको मनोज वाजपेयी के माध्यम से बताई। आज भी इसके बारे में केस स्टडी चल रही है। साथ ही साथ चकिया चंदौली वाला पोर्शन भी कहा जाता है कि ये पैलियोलिथिक का इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी सभ्यता विकसित हो रही थी यहां पर। अगर बात करें और भी कुछ है तो बताएंगे बोन बिल्ट गॉडेसेस यहां पर आपको मिली हैं। कहां पर? बोन से बनी हुई गॉडेस किस जगह पर मिली है, तो बेलन वैली के लोहांदना नाम की एक जगह है, वहां से आपको देखने को मिल जाए। एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां खुदाई हुई और एक बहुत बड़ी सभ्यता के रूप में सामने आया, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ज्यादा पुरानी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में नर्तकी की मूर्ति मिली, डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो से। मातृ देवी की मूर्ति मिली जिसको हम मदर नेचर कहते हैं, जिनकी योनि से पेड़ निकलते हुए दिखाया गया। और ये दो माताएं मिलती हैं, ये दो देवियां गॉडेसेस मिलती हैं, लेकिन वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत साल पहले, पैलियोलिथिक ही नहीं प्री पैलियोलिथिक और पहले के दौर में जाते हैं तो भी हमें बोन से बनी हुई गॉडेसेस मिली। मतलब इतनी ज्यादा बुद्धि उस समय थी कुछ सभ्यताओं में, जो हमें ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के ही लोगों ने इस तरह की बोन्स की गॉडेस बनाई, जो कि पैलियोलिथिक का एक एग्जांपल है। तो ये साइट्स और ये इंपॉर्टेंसी को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेसोलिथिक सेक्शन में क्या। जब मेसोलिथिक का दौर चल रहा था पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश में एक ह्यूमंस के रिमेनिंग पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ह्यूमंस के बहुत सारे ऐसे बिलोंगिंग्स हैं जो हमें यहां से मिले, खास तौर पे प्रतापगढ़ के सराय नहर और महादहा से पॉटरीज मिली, कब्रें मिली, ग्रेवयार्ड्स मिले, ठीक है। इसके अलावा हमें इनके टूल्स मिले और कुछ ऐसी चीजें मिली जिसको देखकर एक समझ आता है कि यहां पर कोई सभ्यता विकसित रही होगी। याद रखिएगा और भी बहुत सारी मेजर फाइंडिंग्स मिली। अगर हम बात करें मेसोलिथिक दौर में उत्तर प्रदेश में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जगह है जिसका नाम है लहुरा देव। लहुरा देव क्या है? द सिटी ऑफ द सेंट कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहां पर हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तौर पर एग्रीकल्चर के ओल्डेस्ट एविडेंस मिल जाता है। वैसे तो एग्रीकल्चर अगर भारत स्तर पर हम पढ़ें उत्तर प्रदेश को हटाकर, तो मेहरगढ़ से हमें सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन क्या मेहरगढ़ से भी पहले उत्तर प्रदेश की सभ्यता
एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिले हैं? तो बताएंगे हाँ। सबसे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर का एविडेंस हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उत्तर प्रदेश में मिलता है। वो कौन सी जगह है? लहुरा देव। ये कहां पर है? तो बताएंगे अभी ये संत कबीर नगर जो उत्तर प्रदेश में है उसी के आसपास मिलता है। क्या यहाँ पर राइस मिली? तो जैसा कि मैंने कहा कि हाँ, राइस के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले। और वो जगह क्या बताई थी मैंने? कुल्डी हवा, जो कि मेसोलिथिक के दौर में मिली थी। आइए हम नियोलिथिक भी इसका देख लेते हैं। नियोलिथिक दौर की अगर हम बात करें तो नियोलिथिक समय के साथ साथ डेवलप होता जाता है। पहले मैं आपको नियोलिथिक शुरू करने से पहले ये बता दूं कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, स्टोन एज को 3 पार्ट में बांटा गया। तो पैलियोलिथिक में बड़े पत्थर यूज किया करते थे, मेसोलिथिक में थोड़े छोटे शार्प पत्थर यूज हुए, नियोलिथिक में हम आग की खोज, हम कुम्हार के पॉटरी चौक की खोज, व्हील की खोज, और साथ ही साथ इसके अलावा महीन टूल्स, पतले टूल्स, छोटे टूल्स, फ्लेक्स और तरह क्लेवर साथ ही साथ, और ऐसे बहुत से हैंड एक्स कल्चर, बहुत सारी ऐसी चीजें हमने बना ली थी। तो नियोलिथिक एज छोटे पत्थरों का, बुद्धि का, घरों का भी एज है। थोड़ी बहुत राइटिंग, पेंटिंग भी इस समय में शुरू हो चुकी थी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में नियोलिथिक के भी कुछ साक्ष्य, कुछ ऐसे क्षेत्र मिले। कहाँ है वो? तो बताएंगे कि एक्सकेवेशन से हमें सराय नाहर, जो कि प्रतापगढ़ में मिलता है, मिर्जापुर, सोनभद्र और साथ ही साथ बुंदेलखंड वाला इलाका, ये हमारे नियोलिथिक साइट्स को दिखाता है। नियोलिथिक एज जो चली थी वो करीब 4000 साल तक चली। 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी के दौर में इंसान बुद्धिमान हो रहा था, संक्रमण बढ़ रहा था, बुद्धि का संक्रमण। और अगर हम बात करें क्या ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिले, तो बताएंगे हाँ। बरियल साइट्स मिली, तो बताएंगे हाँ। तो बताएंगे कहाँ? सराय नाहर, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारी सबसे फेमस जगह है। इतनी बार सराय नाहर आपकी आंख के सामने आया, आपको इंपॉर्टेंस इसकी समझ आ गई होगी। तो कभी भी जब केस स्टडी डिटेल करने बैठिए, वैसे तो इतना सफिशिएंट होगा जितना मैंने आपको बताया, बट अगर अपनी नॉलेज के लिए, पीएचडी के लिए, या कभी जेआरएफ वगैरह इस सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको डिटेल जरूर पढ़नी चाहिए। सिविल के लिए इतना ही सफिशिएंट होगा, पीसीएस के लिए इतना ही सफिशिएंट होगा जितना मैंने बताया। आगे चलकर अगली क्लासेस में हम आपको डिटेल बताएंगे उत्तर प्रदेश के अगले सेक्शन। जैसे हम लोगों ने अभी स्टोन एज पढ़ा, अगली क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, 16 महाजनपद, मौर्यन और गुप्तास डायनेस्टीज की भी डिटेलिंग और उनके साइट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एस्पेक्ट्स, रिलीजियस, कल्चरल, एडमिनिस्ट्रेशन एस्पेक्ट्स और ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी चैप्टर वाइज केस स्टडी करेंगे और एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तक उत्तर प्रदेश के सारे साइट्स को हाईलाइट करते हुए मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा। तब तक के लिए बस करते हैं, अगली क्लास के लिए से भी तैयार रहिए और ये एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको पढ़ेंगे और खुद से इसको एक बार पढ़ने की समझ करने की कोशिश करेंगे। ये आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।